का साइंस पढ़ेंगे, जिसमें हम लोग ब्लड के बारे में पढ़ रहे थे, ब्लड से होने वाले डिजीज़ों के बारे में। तो आज हम लोग उससे रिलेटेड एक डिजीज के बारे में पढ़ेंगे जिसका नाम है एड्स। एड्स के बारे में हम लोग आइए देखते हैं एड्स किसे कहते हैं। तो यहाँ पर देखिए एड्स हम लोग जानते हैं कि एड्स एक प्रकार का लाइलाज बीमारी है जिसका फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड आई से इम्यूनो डी से डिफिशियंसी और एस से सिंड्रोम। और इसका जो वायरस होता है उस वायरस को हम लोग HIV बोलते हैं। क्या बोलते हैं? HIV। और HIV का फुल फॉर्म होता है ह्यूमन आई से इम्यूनो डिफिशियंसी और वायरस, यानी HIV का फुल फॉर्म ह्यूमन इम्यूनो डिफिशियंसी वायरस है। अगर एड्स की बात करें तो एड्स लगभग पूरे देश में 300 करोड़ यानी 300 करोड़ व्यक्ति एड्स से पीड़ित है, यानी 300 करोड़ व्यक्ति क्या है? एड्स से पीड़ित है, जिसमें भारत का तीसरा नंबर है। भारत का अगर बात की जाए तो तीसरे नंबर पर भारत पाया जाता है, यानी 300 पूरे देश में अगर एड्स की संख्या बात की जाए तो 300 करोड़ व्यक्ति इससे क्या है? ग्रसित है, जिसमें भारत क्या है? तीसरा नंबर पर है। अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स की जो शुरुआत हुई है यह आपका दक्षिण अफ्रीका से हुआ है। कहाँ से हुआ है? दक्षिण अफ्रीका। दक्षिण अफ्रीका में 1960 में पहला व्यक्ति मिला था। अगर हम एड्स की बात कर रहे हैं तो एड्स की खोज के बारे में तो दक्षिण अफ्रीका में 1960 में पहला व्यक्ति मिला था, जो वहां से यह HIV वायरस आया था। यह HIV वायरस किससे मिला था? तो चिंपैंजी बंदरों से मिला था। किससे मिला था? चिंपैंजी बंदर। वहां पर जो चिंपैंजी बंदर थे वहां के जो व्यक्ति थे इन चिंपैंजी बंदरों को उनका मांस खाते थे और उनका मांस खाने से उनसे ब्लड का क्या हुआ था? कांटेक्ट हुआ था, जिसकी वजह से क्या हुआ था? पहली बार 1960 में क्या हुआ था? HIV उभर कर आया था, जो सबसे पहले आया था कहाँ पर? दक्षिण अफ्रीका में। भारत में अगर सबसे ज्यादा केसेस की भी बात की जाए जो आपके एड्स पाए जाते हैं तो कर्नाटका में सबसे ज्यादा, बेंगलुरु, कर्नाटका, इन सब में क्या होते हैं? केस सबसे अधिक पाए गए थे। तो जो HIV वायरस है, ये HIV वायरस मनुष्य के शरीर में कैसे फैलता है? तो हम लोग जानते हैं हमारे ब्लड में 2 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। एक हम लोग वैसे तो हम लोग 3 प्रकार जानते हैं, लेकिन हम लोग यहाँ पर 2 प्रकार देखेंगे। एक होता है RBC और एक होता है WBC। ये आपके 2 प्रकार की सेल कोशिकाएं होती हैं हमारे ब्लड में। जो RBC होता है यह ऑक्सीजन का परिवहन करता है, यानी यह क्या करता है? ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो WBC होता है यह हमारे शरीर को क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, यानी इसको यह क्या कार्य करने का? प्रोटेक्ट, यानी रोगों से लड़ने का कार्य कौन करता है? WBC। जो WBC होते हैं इनमें 3 प्रकार के सेल्स पाए जाते हैं। कितने प्रकार के पाए जाते हैं? 3 प्रकार के। पहला होता है T हेल्पर सेल। जो पहला सेल इसमें होता है उसका नाम है T हेल्पर सेल, और जो दूसरा है माइक्रोफेज। अगर हम तीसरे सेल की बात करें तो तीसरा सेल होता है डेंड्रिटिक्स। ये 3 प्रकार के सेल हमारे WBC में पाए जाते हैं, जिनको हम लोग बोलते हैं T हेल्पर सेल। ये T हेल्पर सेल होता है, और एक क्या होता है? माइक्रोफेज, और एक होता है डेंड्रिटिक्स। यह 3 प्रकार के सेल हमारे WBC में पाया जाता है। जो T हेल्पर सेल होता है यह हमारे शरीर में जितने भी बैक्टीरिया हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करते हैं उन बैक्टीरियाओं को नष्ट करने का कार्य, उसे लड़ने का कार्य कौन करता है? T
टी हेल्पर सेल करता है। तो जो HIV होता है इन्हीं टी हेल्पर सेल को अपना टारगेट बनाता है। तो हम आगे इसका लाइफ साइकिल के जरिए देखेंगे कि इसका कैसे टारगेट बना के कैसे मनुष्य के अंदर प्रवेश करता है। उससे पहले एक बार हम फिर से आपको इसका रिवाइज कर देते हैं कि मैंने एड्स के बारे में बताया। एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? तो एड्स का फुल फॉर्म होता है एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, और जिस वायरस की वजह से होता है उस वायरस का नाम है HIV, जिसको हम लोग ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस कहते हैं। अगर हम एड्स की बात करें तो एड्स की शुरुआत दक्षिण अफ्रीका से हुआ था। दक्षिण अफ्रीका के लोग चिंपैंजी बंदरों का मांस खाते थे, जिसकी वजह से उनसे क्या हुआ था, उनके ब्लड से कांटेक्ट हुआ था, जिनकी वजह से यह HIV क्या हुआ था, उनके अंदर प्रवेश हुआ था। और HIV जो ग्रसित पहला व्यक्ति जो पाया गया वह 1960 ईस्वी में पाया गया था। और हम बात करें तो पूरे देश में 300 करोड़ लोग एड्स से क्या है, ग्रसित है, और उसमें भारत का चौथा नंबर है, तीसरा नंबर है। फिर उसके बाद मैंने बताया कि जो हमारा ब्लड होता है, ब्लड में दो प्रकार की सेल पाई जाती हैं, एक RBC पाया जाता है और एक क्या पाया जाता है, WBC पाया जाता है। जो हमारा WBC होता है यह हमारे शरीर की क्या करता है, सुरक्षा प्रोटेक्ट करता है, और उसमें 3 प्रकार के क्या पाए जाते हैं, सेल पाए जाते हैं। पहला होता है टी हेल्पर सेल, दूसरा होता है माइक्रोफेज, और तीसरा होता है डेंड्रिटिक्स। जो टी हेल्पर सेल होता है, इन्हीं टी हेल्पर सेल को जो HIV वायरस होता है टारगेट बनाने का कार्य करता है। तो आइए अब हम लोग कैसे यह फैलता है मनुष्य में, आइए इसका लाइफ साइकिल हम लोग देखते हैं। अब हम लोग क्या करते हैं, लाइफ साइकिल ऑफ HIV का क्या करते हैं, जीवन चक्र देखते हैं। HIV की अगर जीवन चक्र की बात करें तो मैंने यहाँ पर एक फिगर बनाया है। यह आपका क्या है, HIV मैंने बताया था ये किसको टारगेट करता है, तो यह हमारे टारगेट सेल को टारगेट करता है। किसको सेल करता है, तो यहाँ पर मैंने किसका फिगर बनाया है, आपका टारगेट सेल का, यानी टी सेल्स का बनाया। जो टी सेल्स होता है उस टी सेल्स के चारों तरफ एक प्रोटीन का लेयर होता है। क्या होता है, प्रोटीन का लेयर, यानी इसके जो चारों तरफ होता है, इस चारों तरफ क्या पाया जाएगा, एक प्रोटीन का लेयर पाया जाता है, जिसको हम लोग CCR5 प्रोटीन कहते हैं। आपसे पेपर में पूछा जाता है कि जो टारगेट सेल होते हैं उसके ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन को क्या कहते हैं, तो उसके ऊपर पाए जाने वाले प्रोटीन को हम लोग CCR5 प्रोटीन कहते हैं। और ये क्या करता है, जो CCR5 प्रोटीन होता है, यह क्या करता है, HIV को अपनी ओर क्या करता है, खींचता रहता है। इसका जो नेचर होता है वो HIV को पहचान कर अपनी तरफ क्या करता है, खींच लेता है, जिसकी वजह से सारे जो HIV होते हैं इसके पास आकर क्या हो जाते हैं, चिपक जाते हैं। और चिपकने के साथ साथ फिर हमने जाना था कि जो टारगेट सेल होते हैं उसमें टी सेल्स होते हैं, जिसको CD4 के नाम से भी जाना जाता है, और इसको माइक्रोफेज भी होता है, और इसमें डेंड्रिटिक्स भी होता है। लेकिन ये किसको टारगेट करता है, तो हमारे CD4 यानी टी सेल्स को टारगेट करता है। फिर इसके बाद इसका प्रोसेस क्या होता है, इसके बाद यह 2 से 3 मंथ में इसकी जो संख्या होती है, इसकी संख्या निरंतर क्या होती है, बढ़ने लगती है। यानी जो HIV वायरस होता है जैसे ही वह क्या करेगा, टारगेट सेल के अंदर प्रवेश करेगा, तो उसके अंदर जाते ही अपनी संख्या को वो दुगुना तिगुना क्या करने लगेगा, बढ़ाने लगेगा। 1 से 2 साल बाद इसकी संख्या जो होती है, जब जैसे ही इसकी संख्या बढ़ जाती है तो 1 से 2 साल में इसकी संख्या में क्या हो जाती है, कमी आ जाती है। फिर वह क्या करता है, टारगेट सेल को नष्ट कर देता है। कभी कभी ऐसा होता है कि जब किसी व्यक्ति को TB हो जाता है या अन्य डिजीज हो जाते हैं, तो उस परिस्थिति में फिर से इनकी संख्या तेजी से हमारे शरीर में क्या करती है, बढ़ने लगती है। जब बढ़ने लगेगी तब उसी समय हमारे शरीर, हम लोग कहेंगे कि हमारे अंदर HIV पॉजिटिव है, यानी हमारे अंदर क्या है, HIV ग्रसित हो गए हम, यानी हम HIV से ग्रसित हो गए, हमारे अंदर HIV प्रवेश कर चुका है। तब उस समय हम एड्स नाम नहीं देते हैं। लेकिन उसके 2 से 4 साल बाद, अगर 2 से 4 साल बाद फिर क्या होता है, हम लोग CD4 काउंट करते हैं, यानी जो टी सेल्स वाले होती हैं उनकी संख्या जो WBC के अंदर होती है टी सेल्स, उनकी संख्या को हम लोग काउंट करते हैं, जिसको हम लोग CD4 कहते हैं टी सेल्स को। जब काउंट करते हैं तो जब 2000 से ऊपर चला जाता है तब उसका हम लोग नाम एड्स देते हैं। क्या नाम देते हैं, एड्स देते हैं। जो एड्स होता है इसको रेट्रोवायरस के नाम से भी
जाना जाता है। जो हमारा एक्स होता है यह एनिमल में आरएनए में इसके आरएनए और डीएनए को क्या करते हैं, इन्फेक्ट करके हमारे शरीर को क्या करते हैं, ग्रसित कर लेते हैं। तो इस प्रकार यह लाइफ साइकिल एचआईवी का है। एक बार फिर से समझ लेते हैं हम लोग। मैंने बताया कि जो एचआईवी होता है यह टारगेट सेल को क्या करता है, टारगेट बनाता है। जो टारगेट सेल होता है उसके ऊपर एक प्रोटीन का लेयर पाया जाता है जिसको हम लोग CCR5 प्रोटीन के नाम से जानते हैं। जो CCR प्रोटीन होता है यह एचआईवी को पहचान कर अपनी तरफ खींचने का कार्य करता है। फिर उसके बाद 2 से 3 मंथ बाद इनकी संख्या क्या होती है, बढ़ने लगती है। और 2-3 महीने जब इनकी संख्या तेजी से बढ़ने लगेगी तो 1 या 2 साल बाद इनकी संख्या में कमी हो जाएगी, मतलब इनकी संख्या उसी पर रुक जाती है। फिर क्या होता है, यह जैसे ही रुकेगी तो हमारे अंदर जितने भी टी सेल्स होते हैं उनको नष्ट कर देते हैं। इनको टी लिम्फोसाइट्स भी के नाम से भी जाना जाता है। तो इनको क्या कर देगा, नष्ट कर देगा। जब नष्ट कर देगा तो उस परिस्थिति में हमारे अंदर जितने भी रोग अंदर आएंगे, क्योंकि टी सेल्स को ही हम लोग प्रतीक्षा प्रणाली तंत्र भी के नाम से जानते हैं, क्योंकि हमारे अंदर जितने भी डिजीज होते हैं उनसे लड़ने का कार्य हमारे टी सेल से ही करते हैं। जब टीबी हो जाता है तो टीबी हो जाने की वजह से उस परिस्थिति में टी सेल्स जब नष्ट हो जाएगा तो इनके वायरस की संख्या और अत्यधिक बढ़ने लगेगी और एक भयानक रूप ले लेगा। और फिर बाद में हम उसको नाम से एचआईवी बोलेंगे कि हमारे अंदर एचआईवी पॉजिटिव है। लेकिन जैसे ही 2 से 4 साल बीतेगा इनकी जो CD4 होते हैं, टारगेट सेल होते हैं, इनकी संख्या बढ़ने लगती है। और जब बढ़ जाएगी 2000 के ऊपर तो इसका नाम हम लोग एड्स धर देंगे। क्या नाम धर देंगे, एड्स। अगर हम पूरे लाइफ साइकिल की बात कर रहे थे तो 5 से 6 साल आपका क्या होता है, इसका एड्स का सिम्टम हम लोग को लक्षण नजर आता है। यानी 5 से 6 साल में इसके लक्षण क्या होते हैं, हम लोगों को नजर आएंगे। यानी ये धीरे धीरे हमारे शरीर के अंदर प्रवेश करेगा, तब तो उस समय हमको एहसास नहीं होगा। लेकिन 5 से 6 साल बाद जैसे इसके सिम्टम नजर आएंगे तब हम लोग को मालूम चलता है कि इसके अंदर एचआईवी यानी एड्स हो गया है। तो आइए हम लोग इसके बाद इसके सिम्टम्स के बारे में देखते हैं, इसके लक्षण के बारे में, किसका लक्षण या इसकी किस तरीके से यह फैलता है, इन तरीकों के बारे में, कैसे यह फैलता है उनको हम लोग देखते हैं। तो इसमें हम लोग पहले इसका सिम्टम्स देखते हैं। इसका जो सिम्टम्स होता है यानी इसका लक्षण, अगर हम इसके सिम्टम्स की बात करें तो इसमें आपका 2 प्रकार के सिम्टम्स नजर आते हैं। पहला होता है ईयरली सिम्टम्स और दूसरा होता है लेट सिम्टम्स। यानी एक आपका ईयरली सिम्टम्स होता है, एक आपका क्या होता है, लेट सिम्टम्स होता है। जो ईयरली सिम्टम्स होता है इसमें क्या होगा, आपका फीवर आना स्टार्ट होगा। यानी इसका पहला लक्षण फीवर आना, बार बार फीवर आना क्या होगा, स्टार्ट होगा। हमारे शरीर के अंदर बार बार फीवर आने लगेगा। और दूसरा लक्षण हमारा वजन में कमी आने लगेगी। वजन क्या होगा, कम होने लगेगा। यानी इसका लक्षण है हमारे अंदर फीवर आने लगेगा, वजन में कमी होगा। और तीसरा डायरिया, क्या बार बार डायरिया होने की आशंका होगी, जिससे हमारे वजन में कमी होगा और उसके बाद बार बार फीवर आने की आशंका होगी। और जो लेट सिम्टम्स होते हैं यह हमारे लिम्फ नोड, जो हमारा लिम्फ नोड होता है यह बढ़ जाता है। हमारे लिम्फ नोड क्या होते हैं, बढ़ जाते हैं और हमारे शरीर के अंदर ट्यूमर उत्पन्न हो जाते हैं। क्या उत्पन्न हो जाते हैं, ट्यूमर। और तीसरा इसमें हम लोग देखें तो हमारे शरीर के अंदर बहुत से सारे माइक्रोफेज यानी बैक्टीरिया, वायरस और उसके बाद फंगी या फंजाई, इन सबसे हमारे अंदर इन्फेक्शन होने लगता है। यानी हमारे अंदर इनसे रिलेटेड क्या होते हैं, डिजीज होने लगते हैं। यानी जो हमारा सिम्टम्स लक्षण होता है यह लक्षण इसमें क्या होगा,
ईयरली सिम्टम्स होता है, लेट सिम्टम्स होता है। ईयरली में फीवर आने लगेगा, वजन में कमी हो जाएगी और क्या होगा, डायरिया होगा। अगर जो लेट जो सिम्टम्स होता है इसमें लिम्फ नोड की क्या होता है, बढ़ जाता है और बढ़ने के साथ साथ हमारे शरीर के अंदर ट्यूमर हो जाता है और ट्यूमर होने के बाद हमारे शरीर में तरह तरह के इन्फेक्शन हो जाएंगे जो बैक्टीरिया, वायरस और फंजाई की वजह से होने लगेगा। तो ये इसका क्या है, सिम्टम्स, लक्षण है। और उसके बाद अगर हम बात करें कि यह कैसे फैलता है, कैसे फैलता है, तो जो इसका फैलने का जरिया है, पहला जो हम लोग ब्लड ट्रांसफर करते हैं, ब्लड का जो हम लोग ट्रांसफर करते हैं एक व्यक्ति से दूसरे व्यक्ति में, जब हम लोग ब्लड डोनेट करते हैं तो उस अवस्था में फैलने का क्या है, खतरा ज्यादा है। इसलिए हम लोगों को ब्लड को जांच करवा के तब क्या करना चाहिए, दूसरों को उसके अंदर प्रवेश करवाना चाहिए। और दूसरा बात, हम लोग ड्रग के समय नीडल जो सुई का प्रयोग करते हैं, ड्रग के समय जो हम लोग क्या करते हैं, सुई का प्रयोग करते हैं, उस परिस्थिति में भी क्या होता है, एड्स फैलने का खतरा होता है। यानी हम लोग कैसे, जैसे मान लीजिए 5-6 व्यक्ति ड्रग्स का सेवन कर रहे हैं, ये मान लीजिए व्यक्ति हैं, सब ड्रग्स का क्या कर रहे हैं, सेवन कर रहे हैं। वह एक सिरिंज से यह क्या किया, ड्रग्स को लिया और दूसरे सिरिंज से यह भी लिया। मान लीजिए तीसरे वाले को क्या है, HIV पॉजिटिव है, यानी इसको एड्स है। तो यह व्यक्ति क्या करेगा, जब इस ड्रग्स उसी सिरिंज से लेगा तो इससे रिलेटेड जितने व्यक्ति हैं उनको, क्योंकि ये जिससे सिरिंज से नीडल से लेगा, इससे ये भी लेगा, इससे ये भी लेगा, इससे ये भी लेगा, तो तीनों व्यक्ति को क्या होगा, एड्स होने का खतरा होगा। यानी नीडल्स का प्रयोग करें तो भी क्या हो सकता है। या तीसरा बात, अगर हम ब्लड के समय अगर हम लोग सुई, यानी जो सुई का इंजेक्शन का प्रयोग कर रहे हैं, तो एक ही इंजेक्शन से हर व्यक्ति को नहीं लगाना चाहिए। उस ब्लड सुई का यानी इंजेक्शन का अलग अलग इंजेक्शनों का प्रयोग करके क्या करना चाहिए, लगाना चाहिए। चौथा, एक व्यक्ति से अगर हम लोग एक व्यक्ति से ज्यादा व्यक्तियों के साथ सेक्स करते हैं, यानी एक महिला से ज्यादा अगर 2-3-4 महिलाओं के साथ हम लोग क्या करते हैं, सेक्स करते हैं, तो उस परिस्थिति में यानी हम लोग कर सकते हैं असुरक्षित यौन संबंध। अगर हम लोग असुरक्षित यौन संबंध के जरिए हम लोग क्या करते हैं, तो उस परिस्थिति में भी एड्स फैलने का है। यानी यह आपके एड्स फैलने का क्या है, तरीका है। इस तरीकों से क्या करते हैं, फैलते हैं। आइए अब हम लोग एड्स की जांच के बारे में जानते हैं कि एड्स का जांच कैसे किया जाता है। आइए हम लोग इसकी जांच के बारे में देखते हैं। इसका जो जांच होता है उसकी जांच का नाम है ब्लड टेस्ट। यानी हम लोग पहला ब्लड टेस्ट करवा के, यानी उसका ब्लड हम लोग जांच करवा के एड्स का पता कर सकते हैं। और दूसरा होता है वेस्टर्न ब्लॉट टेस्ट, यानी यह एक फेमस टेस्ट होता है जो इस समय सबसे ज्यादा प्रयोग करने वाला है। उसके बाद एलिसा किट, यह भी आपका फेमस है, इसका भी प्रयोग किया जाता है, हमारा एड्स के जांच में प्रयोग किया जाता है। उसके बाद पीसीआर जिसको हम लोग पॉलीमरेज चेन रिएक्शन के नाम से, इसका फुल फॉर्म आपसे पेपर में पूछा जाता है, पीसीआर का फुल फॉर्म बताइए। तो पीसीआर का फुल फॉर्म होता है पॉलीमरेज चेन रिएक्शन। इसी तरह से आपसे पेपर में क्वेश्चन पूछा जाता है, इनमें से कौन सा एड्स का जांच के लिए प्रयोग किया जाता है। कीमोथेरेपी नाम दे देगा, एलिसा किट नाम दे देगा, रेडियोथेरेपी दे देगा, तो उसमें से बताना होगा। तो उसमें से आपका क्या है, एलिसा किट। एलिसा किट क्या किया जाता है, एड्स के जांच में प्रयोग किया जाता है। यानी ब्लड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा किट, यानी ब्लड टेस्ट, वेस्टर्न ब्लॉट और एलिसा किट और पीसीआर, यह क्या किया जाता है, एड्स के जांच करने में प्रयोग किया जाता है। और बचाव की बात करें तो हमारे देश में कुछ संगठन बनाए गए हैं जिनको इनसे क्या किया जाता है, जब लोगों को जागरूक किया जाता है। जैसे NACO, यह आपका एक प्रकार का ऑर्गेनाइजेशन है, WHO है, NGO संगठन है। ये क्या करते हैं, एड्स से रिलेटेड जितनी भी डिजीज, एड्स से रिलेटेड जितने भी डिजीज के चीजें होते हैं
उनको स्कूलों में जगह जगह पर कैंप लगा लगा कर ये संगठन क्या करते हैं, उनका बचाव के बारे में प्रयोग करते हैं। उनको बचाव के क्या करते हैं, तरीका और कैसे उपचार किया जाता है, कैसे बचा जाता है, उनके बारे में यह संगठन क्या करती है, बताती है। और हम लोगों को जो इनमें बचाव की बात करें तो हम लोगों को जैसे आप ब्लड है तो ब्लड को टेस्ट करा के क्या करना चाहिए, प्रयोग करना चाहिए। और उसके बाद हम लोगों को सुई का जो प्रयोग, अलग अलग सुइयों का प्रयोग करना चाहिए। और असुरक्षित यौन संबंध से क्या करना चाहिए, दूरी बनाना चाहिए। और इसके क्या है, बचाव है, जांच है। ये आपका क्या है, एड्स है। अब अगले वाले वीडियो में हम लोग हेपेटाइटिस बी के बारे में पढ़ेंगे।